हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जैक ने तैयार किया नया रोड मैप। अब फरवरी में परीक्षा और अप्रैल में आएगा रिजल्ट। जैक ने इस बार बोर्ड का परीक्षाफल प्रकाशित करने में देर की। अगले वर्ष से नए रोड मैप के तहत परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ताकि समय पर परीक्षाफल आ सके और छात्र छात्राओं को नामांकन लेने में परेशानी ना हो। इसे लेकर जैक ने नए रोड मैप तैयार कर विभाग को सौंप भी दिया है। अगले वर्ष यानी 2026 से मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट हर हाल में अप्रैल के पहले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाएगी और फरवरी के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक 10वीं की परीक्षा ले ली जाएगी। तीसरे सप्ताह तक इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न हो जाएगी। विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह ने बताया है कि जैक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वे किसी भी हाल में अपने बताए रोड मैप से नहीं भटकेंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इसी रोड मैप से तैयारी शुरू कर दें। झारखंड में अगले 2 दिन गरज वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट पर बन रहे लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से झारखंड के कई इलाकों में आज 29 और कल 30 मई को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद कुछ दिनों तक बारिश बंद रहेगी। हालांकि कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने भी अपना पूर्व अनुमान जारी करते हुए कहा है कि राज्य को मानसून की बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके और वज्रपात की आशंका जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 29 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं 30 मई को राज्य के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके, गरज और वज्रपात के साथ ही राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रोजगार सेवक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। मजदूरी भुगतान के लिए मांगे थे 5,000। एसीबी धनबाद की बड़ी कार्रवाई। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत टीका मघा पंचायत के सकरडीहा गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद एसीबी की टीम ने यहां छापेमारी कर रोजगार सेवक राजेश साहू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत पर की गई। जानकारी के अनुसार रोजगार सेवक राजेश साहू मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान करवाने के एवज में ग्रामीणों से रिश्वत की मांग कर रहा था। वह हर मजदूर से 5,000 रुपए मांग रहा था, जिससे लोग काफी परेशान थे। बार बार मांग से आजीज आकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। एसीबी को जैसे ही शिकायत मिली, टीम ने बिना देरी किए जाल बिछाया। तय समय और स्थान पर टीम ने योजना बनाकर सकरडीहा गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान राजेश साहू को रंगे हाथ 5,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया गया। उसके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई। रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद एसीबी की टीम ने राजेश साहू को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया। टीम ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की भी जाँच शुरू कर दी है। कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत। धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 मई यानी कि बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। नई एमएसपी से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि एमएसपी फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटी मूल्य है जो किसानों
किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर ना पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। इसके अलावा किसानों को कार्यशील पूंजी की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 15,642 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के जरिए किसानों को लोन दिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर वादा खिलाफी के खिलाफ वैश्य मोर्चा का बिगुल, जंतर मंतर तक आंदोलन का ऐलान। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने बुधवार को कोर कमेटी की बैठक कर झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की। बैठक में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा है कि सत्ताधारी दलों द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं करना लोकतंत्र के लिए गंभीर मामला है और ओबीसी समाज के साथ खुली धोखेबाजी है। महेश्वर साहू ने कहा है कि मोर्चा लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर संघर्षरत है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने कहा है कि मोर्चा ने आगामी महीनों में चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। आंदोलन की रणनीति इस प्रकार है। 9 जून को देवघर में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, 15 जून से प्रखंड स्तर पर सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर त्राहिमाम महाधरना का आयोजन किया जाएगा। महेश्वर साहू ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की पुकार है। यदि सरकार ने अब भी मांगों की अनदेखी की तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। आईएएस विनय चौबे को 2 दिन की रिमांड, एसीबी ने मांगी थी 7 दिन की हिरासत। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे से पूछताछ के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को विशेष अदालत से 2 दिनों की रिमांड की मंजूरी मिल गई है। हालांकि एसीबी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन की रिमांड की अनुमति दी है। रिमांड की अवधि आज गुरुवार से शुरू होगी। बुधवार को रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में एसीबी ने अर्जी दायर कर विनय चौबे को रिमांड पर लेने की मांग की थी। एजेंसी ने तर्क दिया था कि घोटाले में चौबे की भूमिका की गहन जांच के लिए विस्तृत पूछताछ जरूरी है। हालांकि आईएएस अधिकारी के अधिवक्ताओं ने इस मांग का विरोध किया और रिमांड दिए जाने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया और 2 दिन की रिमांड मंजूर की। विनय चौबे के निलंबन की फाइल बढ़ी। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी विनय चौबे अब किसी भी समय निलंबित किए जा सकते हैं। एसीबी ने विनय चौबे की गिरफ्तारी से संबंधित आधिकारिक जानकारी राज्य सरकार को भेज दी है। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियमानुसार विनय चौबे के निलंबन का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री की प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही उन्हें निलंबित करने संबंधित आदेश जल्द ही जारी होने की संभावना है। मालूम हो कि किसी भी सरकारी कर्मी के 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने की स्थिति में उन्हें निलंबित करने का प्रावधान है। मोर्चा ने राज्यपाल को जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली का सौंपा साक्ष्य। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम में हुई धांधली का साक्ष्य झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा। मोर्चा के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने छात्र मंडली के साथ बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर उक्त परीक्षा में हुई अनियमितता के साक्ष्य सौंपा। राज्यपाल से मिलने के बाद राजभवन के समक्ष मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के कोटिवार आरक्षण का उल्लंघन किया जा रहा है। जारी नियुक्ति विज्ञापन की कंडिका 3 और झारखंड सरकार गजट झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के मुख्य परीक्षा नियमावली 19 की अवहेलना की गई है। उन्होंने राज्यपाल से जारी नियुक्ति विज्ञापन की शर्तों के अनुसार रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स जारी करने, कोटिवार प्राप्त अंक के साथ रिजल्ट प्रकाशित करने और इच्छुक छात्रों को अतिशीघ्र उत्तर पुस्तिका एवं मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की। मौके पर राज्यपाल ने आयोग को जवाब तलब करने का सकारात्मक आश्वासन दिया। जैक बोर्ड के छात्रों को राहत, रांची विश्वविद्यालय ने बढ़ाई कॉलेजों में नामांकन की तिथि। मिशन एडमिशन के लिए रांची विश्वविद्यालय से संबंधित 37 कॉलेजों में स्नातक सत्र 2025-29 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 12वीं के परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हैं, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का 12वीं का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं होने से जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक जैक बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक चांसलर पोर्टल बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जैक बोर्ड के छात्रों के लिए स्पेशल एडमिशन ड्राइव चलाकर उनके नामांकन की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के इस फैसले से जैक बोर्ड के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। पहले यह तय किया गया था कि नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल 29 जून 2025 तक खुला रहेगा, लेकिन जैक बोर्ड का परिणाम समय पर न आने के कारण अब विश्वविद्यालय ने स्थिति को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई अंतिम तिथि की घोषणा जैक बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद की जाएगी। 55 साल की उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले गंगा उरांव को किया गया सम्मानित। डीईओ और डीएससी ने किया जज्बे को सलाम। खूंटी जिला शिक्षा विभाग ने 56 साल की उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले गंगा उरांव को सम्मानित किया। गंगा उरांव डीएससी कार्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपरूपा पाल चौधरी और जिला शिक्षा अधीक्षक अभय कुमार सिल ने समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति में गंगा उरांव को माला पहनाकर और उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि गरीबी के कारण गंगा उरांव ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसका उन्हें काफी मलाल था। साथ ही उन्हें लगा कि नॉन मैट्रिक होने के कारण उनकी नौकरी अब तक स्थायी नहीं हो पाई है। इसी को ध्यान में रखकर गंगा उरांव ने 3 साल पहले मैट्रिक पास करने के लिए प्रयास शुरू किया, लेकिन अब जाकर उन्हें सफलता मिली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उनके अंदर और आगे पढ़ाई करने का जज्बा हिलोरे मारने लगा है। इसलिए गंगा उरांव ने अब इंटर में एडमिशन लेने की भी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ड्यूटी के साथ आगे की पढ़ाई कैसे करें इस पर वे मंथन कर रहे हैं। बहरहाल गंगा उरांव ने 56 साल की उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास कर जता दिया है कि यदि इच्छा शक्ति और इरादे मजबूत हो तो कोई भी सफलता पाई जा सकती है। पलामू में अपराधियों ने 2 हाइवा में लगाई आग। हथियारबंद 9 बदमाशों ने चालकों को पीटा। माइन से पत्थर ले जा रहे थे वाहन। पलामू जिले में अपराधियों ने 2 हाइवा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। छतरपुर थाना क्षेत्र के जौरा कर्माचराई मुख्य मार्ग पर कुटिया मोड़ पर यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई। दोनों हाइवा जौरा माइन से पत्थर लेकर कर्माचराई क्रसर की ओर जा रहे थे। माइन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग बाइक पर सवार 20 से 25 वर्ष के करीब 9 हथियारबंद अपराधी आए। उन्होंने वाहनों को रोका और चालकों को नीचे उतारकर पीटा। इसके बाद पेट्रोल डालकर दोनों हाइवा में आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी खपड़वाडी की ओर फरार हो गए। दोनों हाइवा छतरपुर के उमाकांत जायसवाल उर्फ मुन्ना के हैं। बुधवार को चालकों के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध यादव ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लातेहार पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में कामयाबी। जंगल में छिपा कर रखी 8 केन बम बरामद। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। लातेहार पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में नेतरहाट थाना क्षेत्र के आधे गांव के तुपा पानी जंगल में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जंगल में पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से छिपा कर रखे गए 8 केन बम बरामद किए गए। हर बम में आधा किलो विस्फोटक भरा हुआ था। मौके पर पहुंची सीआरपीएफ की बीडीडीएस टीम ने सभी बमों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को नक्सलियों का बड़ा असलहा भंडार मिला। पुलिस ने एक 7.62 mm की SLR राइफल, एक 9 mm की कार्बाइन, 150 जिंदा कारतूस, 40 अदद 5.56 mm के कारतूस और 79 अदद 9 mm के कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा राइफल और कार्बाइन के मैगजीन, एक मोटरोला वायरलेस सेट समेत अन्य नक्सली सामग्री जब्त की गई है। गौरतलब है कि इसी क्षेत्र के चौराहा टोला में 26 मई को हुई मुठभेड़ में पुलिस ने भाकपा माओवादी के 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली मनीष यादव उर्फ मनीष को ढेर कर दिया था। इस कार्रवाई के दौरान 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर कुंदन खरवार उर्फ सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मुठभेड़ के बाद से ही लातेहार पुलिस लगातार क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सघन अभियान चला रही है। दुमका में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। दुमका जिला में मसरिया थाना क्षेत्र के तेतरिया डंगाल गांव में बुधवार को एक साइबर अपराधी की तलाश में गई पुलिस पार्टी को ग्रामीणों ने घेर कर हमला कर दिया। इस घटना में 2 एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। देवघर में पालोजोरी थाना क्षेत्र के दुधानी गाँव में पुलिस कस्टडी में कथित साइबर अपराधी की मौत का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था कि बुधवार को
को साइबर अपराधी की तलाश में गई मसरिया थाना की पुलिस टीम पर तेतरिया डंगाल गांव में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 एएसआई, 1 सिपाही और वाहन चालक जख्मी हो गए हैं। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस अब सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों की पहचान में जुट गई है। बुधवार को मसरिया थाना को सूचना मिली कि देवघर जिला के सीमा पर स्थित खुंटो जारी पंचायत के बड़ा तेतरिया डंगाल गांव में कुछ साइबर अपराधी लोगों को शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम इसका सत्यापन करने के लिए पहुंची। पुलिस अपना काम कर रही थी, तभी ग्रामीण एकजुट हो गए और उनके इस कार्य का विरोध किया। कहा सुनी होने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद पुलिस की टीम को बगैर सत्यापन कार्य के लौटना पड़ा। हमले की सूचना मिलते ही डीएसपी जो है इकुड डुंगडुंग और इंस्पेक्टर शिवलाल टुड्डू थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया है कि साइबर अपराधी का सत्यापन करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली है। आरोपियों की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देवघर में स्कूटी हटाने को लेकर विवाद में फायरिंग, युवक के बाएं हाथ में लगी गोली, स्थानीय थे सभी बदमाश हुए फरार। देवघर जिले में बुधवार दोपहर एक मामूली विवाद अचानक हिंसा में बदल गई। रिकिया थाना क्षेत्र के पुनसिया मोहल्ले में कुछ स्थानीय बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और फरार हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से घायल युवक की पहचान मनु रावत के रूप में हुई है। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके बाएं हाथ में गोली लगी है और स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। घटना के बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। घायल मनु रावत ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वह अपनी स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा कर किसी काम से रुके थे, तभी वहां कुछ युवक आए और स्कूटी हटाने को कहा। मनु के अनुसार उन्होंने स्कूटी हटाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर हो गई। इसी बात पर गुस्साए युवकों ने बिना कुछ कहे तमंचे से फायर कर दिया और वहां से भाग निकले। मनु ने हमलावरों को स्थानीय बताया, हालांकि वह उनका नाम नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि ये युवक अक्सर मोहल्ले में घूमते नजर आते हैं और लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। घटना के दौरान कई लोग मौके पर मौजूद थे जो इस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर अतिरिक्त जिम्मेदारी। 11 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिले के सभी अधिकारी अभी से ही काम में जुट गए हैं। श्रावणी मेले से ठीक पहले देवघर जिले में नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करते ही देवघर जिले के नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों से जानकारी ली। इसके साथ ही काम को युद्ध स्तर पर किए जाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त के निर्देश मिलने के बाद कांवरिया की सुविधा को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को काम में लगा दिया गया है। क्षेत्र में अभी से ही कांवरिया पथ पर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, वही सड़क निर्माण भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा सभी विभागों को संसाधन इंतजाम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश दिया गया है। 16वें वित्त आयोग की टीम का आना शुरू, सीएम ने वित्त मंत्री के साथ की बैठक। वित्त आयोग की टीम के सदस्यों का रांची आना प्रारंभ हो गया है। टीम के अधिकतर सदस्य बुधवार को रांची पहुंच गए। उन्हें रेडिशन ब्लू में ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया आज 29 मई को दिल्ली से सीधे देवघर आएंगे। वहां टीम के सदस्यों द्वारा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विभिन्न निकायों व पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इधर रांची से टीम के सदस्यों के देवघर जाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। इधर वित्त आयोग के झारखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी व वित्त सचिव प्रशांत कुमार के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें वित्त आयोग के समक्ष की जाने वाली सिफारिशों को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार आयोग से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग करेगा। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि 16वें वित्त आयोग की टीम का आगामी 30 मई को रांची में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होना प्रस्तावित है। इस बैठक में राज्य के वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, अनुदान की राशि के खर्च करने का विवरण, केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली जाएगी। राज्य सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग की टीम की जिज्ञासा से संबंधित पूरी तैयारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में
में हो रहे विकासात्मक कार्यों की भी पूर्ण जानकारी वित्त आयोग को दी जाएगी। वित्त आयोग की टीम के समक्ष कृषि कार्य हेतु राज्य में सिंचाई, जल संग्रहण, विद्यार्थियों में क्वालिटी एजुकेशन, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। सऊदी अरब में दिखा चांद। भारत में इस दिन मनाई जाएगी बकरीद। इस्लाम धर्म में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ईद उल अजहा को बहुत खास और पाकीजा पर्वों में गिना जाता है। इसे ईद उल जुहा, बकरीद या कुर्बानी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लिए त्याग, समर्पण और इंसानियत की भावना का प्रतीक है। बकरीद के मौके पर लोग जरूरतमंदों को दान देते हैं और एक दूसरे को इस पर्व की मुबारकबाद देते हैं। यह दिन जो है पैगंबर हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा और बलिदान की याद में मनाया जाता है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने चांद देखने के बाद बकरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। सऊदी में मंगलवार 27 मई को जुल हिज्जा का चांद नजर आया, जो इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी और बेहद पाक महीना होता है। इस साल सऊदी अरब में हज यात्रा 4 जून से शुरू होगी और अराफात का दिन 5 जून को पड़ेगा। इसके अनुसार वहां ईद उल अजहा भारत में 7 जून को मनाई जाएगी। भारत में आमतौर पर सऊदी अरब से एक दिन बाद ईद मनाई जाती है। ऐसे में भारत में बकरीद 7 जून को मनाए जाने की संभावना है। हालांकि इसका अंतिम ऐलान चांद देखने के बाद किया जाएगा। कोडरमा गिरिडीह रोड पर हुआ हादसा, हाईवा ने टेम्पो को मारी टक्कर, महिला की मौत, 4 गंभीर घायल। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना कानीकेन जंगल के पास हुई, जहां एक हाईवा ने एक टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो डोमचांद से सब्जी लोड कर गिरिडीह जिले के घोड़थंभा की ओर जा रहा था। इसी दौरान नवलसाही थाना क्षेत्र के कानीकेंद जंगल के पास तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो में बैठी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 4 सवार घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान फुलवरिया गांव निवासी 40 वर्षीय शुमा देवी के रूप में हुई है। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा फाइनल, 10 जून को आएंगे देवघर। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा का कार्यक्रम तय कर दिया है। इसकी आधिकारिक सूचना मुख्य सचिव को भेज दी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब 10 जून को दिन के 3 बजे देवघर आएंगी। वहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। 11 जून को बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद एम्स के कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कन्वोकेशन में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति वहां से असम के लिए रवाना हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में राष्ट्रपति भवन ने 11 जून को ही देवघर आने की सूचना राज्य सरकार को दी थी। तीर्थ यात्रा करने जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीर्थ करने जाएंगे। वह 3 से 4 दिनों की यात्रा पर तीर्थ करने उत्तराखंड जाएंगे। झारखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार से बातचीत कर मुख्यमंत्री के टूर प्रोग्राम को फाइनल किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड के अधिकारियों से बातचीत की गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केदारनाथ की यात्रा करेंगे। उनके साथ कल्पना सोरेन भी जाएंगी। वहां सपत्नीक पूजा अर्चना करेंगे। मालूम हो कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। उत्तराखंड सरकार और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का टूर प्रोग्राम फाइनल होते ही वह यहां से दिल्ली और फिर दिल्ली से हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाएंगे। पाकुड़ में मौत बनकर आई बालू लदा ट्रैक्टर, 11 साल की पहाड़िया किशोरी की मौत। परिवार पालने के लिए ट्रैक्टर में करती थी मजदूरी। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के निपानिया गांव में बुधवार को बालू लदे 2 ट्रैक्टरों की टक्कर में एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने दोनों ट्रैक्टरों को कब्जे में ले लिया है और अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृत बच्ची की पहचान जो है पाकुड़ी गाँव निवासी रूपलाल पहाड़िया की बेटी सुनीता पहाड़िन के रूप में हुई है। वह 4 बहनों में तीसरे नंबर पर थी। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद सुनीता परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए मजदूरी करने लगी थी। बुधवार को वह बालू घाट से लौटते समय एक ट्रैक्टर में सवार थी। ग्रामीणों के मुताबिक बालू घाट से लौटते वक्त सुनीता जिस ट्रैक्टर में बैठी थी उसे एक अन्य ट्रैक्टर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। झटके से सुनीता सड़क पर गिर गई और उसी ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सुनीता को फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राउरकेला में नक्सलियों ने लूटे 1.5 टन विस्फोटक, सारंडा से सटे घने जंगल में छिपाया ट्रक, झारखंड सीमा पर अलर्ट, बढ़ी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी। मंगलवार शाम ओडिशा के राउरकेला में 1.5 टन विस्फोटकों से भरा ट्रक नक्सलियों ने लूट लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूटे हुए ट्रक को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से सटे घने जंगल में रखा है। जानकारी के मुताबिक विस्फोटक भरा ट्रक राउरकेला स्थित आइडियल विस्फोटक फैक्ट्री से बांको पत्थर खदान जा रहा था। ट्रक बांको खदान पहुंचने ही वाला था कि 23 हथियारबंद नक्सली पहुंचे, ट्रक को कब्जे में ले लिया और उसे लेकर घने जंगल में चले गए। देर रात नक्सलियों ने ट्रक ड्राइवर को रिहा कर दिया, जिसके बाद वह महुपदा थाने के लिए रवाना हो गया है, लेकिन विस्फोटकों से भरा ट्रक अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है। इस घटना को लेकर ओडिशा के केबलांग थाने में केस दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद से पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा की पुलिस सक्रिय हुई है। लूट की घटना देर शाम की थी, ऐसे में अंधेरा और घना जंगल होने के कारण पुलिस जंगल में नहीं घुसी है। जमशेदपुर को मिला नया एसएसपी, पीयूष पांडे ने संभाला पदभार, पहले रह चुके हैं ग्रामीण एसपी। जमशेदपुर को नया पुलिस कप्तान मिला। आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे ने एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पूर्व एसएसपी किशोर कौशल से औपचारिक रूप से चार्ज लिया। पीयूष पांडे के लिए जमशेदपुर कोई नया शहर नहीं है, वे इससे पहले यहां ग्रामीण एसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि 2019 में उनकी तैनाती के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए थे। उस समय उन्हें सभी विभागों और स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला था। इचाक, क्यारा और मड़पा गांव में हाथियों का उत्पात, 3 मवेशी घायल, फसलें बर्बाद। वन विभाग ने लोगों से हाथियों को ना छेड़ने की अपील की। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में जंगली हाथियों ने मंगलवार रात बड़ी तबाही मचाई। हाथियों का झुंड आरा और मड़पा गांव में घुस गया। उन्होंने 3 मवेशियों को घायल कर दिया और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। मड़पा गांव के फुलेश्वर मेहता के 2 मवेशी और आरा गांव के छत्रधारी मेहता का 1 मवेशी हाथियों के हमले से घायल हुए। हाथियों का झुंड रात के समय खेतों को रौंदते हुए गांव में घुस आया। ग्रामीण पूरी रात जागते रहे। उन्होंने हाथियों को भगाने के लिए आग जलाई। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन रात में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने वन विभाग से कई मांगे की है। वे चाहते हैं कि हाथियों को क्षेत्र से हटाया जाए, गांव में सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, घायल मवेशियों का इलाज कराया जाए, फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए। वन विभाग ने इधर लोगों से अपील की है कि वे हाथियों को परेशान ना करें, उनकी फोटो या सेल्फी ना ले। पेशा कानून लागू न होने पर रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। वह प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में राज्य में पेशा कानून लागू नहीं कर रही। एक सरना समाज के मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य का जनजाति समाज अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से वंचित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर महानायकों, जिसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, पोटो हो ने अंग्रेजों से इसी स्वशासन की व्यवस्था के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, अपने बलिदान दिए। उन्होंने कहा 1996 में देश में पेशा कानून लागू किया, जिसके तहत सभी राज्यों ने पेशा नियमावली बनाई। लेकिन अगर झारखंड को देखा जाए तो हेमंत सरकार पार्ट 1 और 2 के 5.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक सरना मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में पेशा कानून लागू नहीं हुआ। क्या पेशा कानून लागू होने से हेमंत सरकार को खतरा है? क्या इस डर से लागू नहीं कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी? गोड्डा के राजमहल कोल परियोजना में 60 राउंड फायरिंग, धमाके और आग लगाने की कोशिश, डंपर ऑपरेटर घायल। गोड्डा जिले की एसीएल राजमहल कोल परियोजना में मंगलवार रात असामाजिक तत्वों ने दहशत फैला दी। तेलझरी साइड में करीब रात 2:30 पर 20 से 25 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और विस्फोटक कर खदान क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी। इस घटना में डंपर ऑपरेटर दीपक कुमार मंडल घायल हो गया है। उसके दाएं कान और हाथ में शीशे के टुकड़े लगने से गंभीर चोट आई है। उन्हें तत्काल एसीएल अस्पताल ऊर्जानगर में भर्ती कराया गया है। घटना के चश्मदीद डंपर ऑपरेटर लालू मुर्मू और राजेश महतो ने बताया कि वे ड्यूटी के दौरान रेस्ट टाइम पर थे, तभी 20 से 25 की संख्या में अज्ञात बदमाश आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने करीब 50 से 60 राउंड गोलियां चलाई और विस्फोटक से धमाके किए। हमलावरों ने डंपर में पेट्रोल डालकर उसे आग लगाने की भी कोशिश की, हालांकि समय रहते आग नहीं पकड़ सकी और बड़ा हादसा टल गया। इस घटना से खदान
अनुसंधान में काम कर रहे कर्मचारियों में डर का माहौल है। बुधवार सुबह की शिफ्ट में आए डंपर ऑपरेटरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर काम रोक दिया। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते तब तक काम शुरू नहीं करेंगे। कर्मचारियों ने प्रबंधन और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मनरेगा सिंचाई कूप निर्माण के दौरान हादसा, कुआं ध्वस्त होने से एक मजदूर की मौत। लोहरदगा जिला में बगड़ू थाना क्षेत्र के नीचे बगड़ू गांव में मनरेगा सिंचाई कूप निर्माण के दौरान कूप ध्वस्त होने से मिट्टी के नीचे दबने से एक मनरेगा मजदूर की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 3 मजदूर घायल भी हुए। इस हादसे में घायल मजदूरों का स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद बगड़ू थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर मृतक के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मनरेगा सिंचाई निर्माण के दौरान अचानक से कुआं की मिट्टी धंसने से मलबे के नीचे 4 मजदूर दब गए थे, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मजदूर को मृत घोषित कर दिया। मिहिजाम के डोमदहा शमशान काली मंदिर में चोरी, लोहे की दान पेटी उठा ले गए चोर, खेत में मिली टूटी पेटी। जामताड़ा जिले के मिहिजाम क्षेत्र में स्थित डोमदहा शमशान काली मंदिर में मंगलवार रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और लोहे की दान पेटी को उठा ले गए। सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे तो दान पेटी पास के ही खेत में टूटी हुई अवस्था मिली। उसमें रखे हजारों रुपए गायब थे। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मंदिर समिति और श्रद्धालु इस वारदात से आहत है। उनका कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।